लो। जी लेक्चर सर। 14 है हमारा, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही का पार्ट 2। ठीक है, और इसमें आप मेन हेडिंग दोगे द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्रोथ एंड इम्पैक्ट्स। ठीक है जी, उसकी क्या क्या ग्रोथ के हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, और उस पर इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स रिपीट भी होंगे, कुछ बातें नई भी आएंगी। ठीक है, तो आपने इसको नोट करते जाना है। अच्छा, पहले क्या हुआ कि फॉर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स थिंग्स वर द वे एज दे वर। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से के आने से पहले क्या था कि आप कह लो कि हजारों सालों में या सैकड़ों साल जो उससे पहले गुजर चुके थे, उसमें टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन इतना तेज नहीं हुआ था। ठीक है ना, चीज़ें जिस तरह थी वो उसी तरह से चलती हुई आ रही थी। ठीक है, और क्या थी कि इट वाज एन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, दुनिया किसके हवाले से, दुनिया में जो इकोनॉमी थी उसकी टाइप क्या थी, वो एग्रीकल्चरल थी। अब क्या हुआ कि कॉटेज इंडस्ट्री वर हाउस होल्ड वर्कर्स सेट देयर ओन शेड्यूल्स एंड देयर ओन पेस। ठीक है, दे डिड देयर वर्क बाय हैंड यूजिंग सिंपल मशीन्स लाइक स्पिनिंग व्हील्स एंड वीविंग लूम्स एंड प्रोड्यूस ओनली अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मर्चेंडाइज। ठीक है, मतलब क्या होता था कि इस रेवोल्यूशन के आने से पहले पूरी दुनिया में, या आप कह लो यूरोप के अंदर स्पेशली, कौन सी इंडस्ट्री चल रही थी, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, कॉटेज इंडस्ट्री एक आप कह लो छोटे से घर में बनाई जाती है। ठीक है, जिसमें घर के अपने लोग ही सारे मिल के काम करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि शेड्यूल जो होता है लोग अपनी मर्जी से रखते हैं, क्योंकि उनकी अपनी इंडस्ट्री, अपने घर में चीज़ बना रहे हैं, तो जब उनका दिल करता है वो काम करते हैं, जब दिल करता है रेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, और दे वर्क बाय देयर हैंड, अपने हाथों से काम करते हैं। ठीक है, और सिंपल मशीन्स, ठीक है, बिल्कुल जो आप कह लो घर के अंदर बिल्कुल जो होती हैं सिंपल सी चीज़ें, जैसे स्पिनिंग व्हील हो गया। ठीक है, और वीविंग लूम्स, जिसपे आप कढ़ाई, खड्डी जो है ना, एक घरों के अंदर भी पहले होती थी, जो बिल्कुल छोटी सी होती थी, जिसपे आप क्या कह लो कि कपड़ा सिया जाता था या उसके ऊपर कढ़ाई की जाती थी। ठीक है, अब क्या था, और इससे अब जाहिर बात है कि जब काम अपनी मर्जी से हो रहा है, छोटे स्केल पर हो रहा है, तो उसमें प्रोडक्शन भी क्या होगी, प्रोडक्शन भी बहुत स्मॉल स्केल होगी। ठीक है, मतलब वो लोग इतना ही बनाएंगे जितना उनको ज़रूरत होगी। ठीक है ना, तो क्या था कि लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत का ख्याल करते हुए चीज़ें बनाते थे। हाँ, ये होता था कि कोई चीज़ चलो इजाफी बन गई तो आपस में ही मोहल्ले के अंदर ही किसी को वो ज़रूरत है, तो उससे जो चीज़ उसने ज़रूरत की इजाफी बनाई हुई है वो लेके उसके बदले उन्होंने अपनी चीज़ उसको दे दी। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं बार्टर ट्रेड। ठीक है, यानी चीज़ के बदले आप चीज़ की ही तिजारत करते हो, उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से पहले जो मोड ऑफ इकोनॉमी था वो ये था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि बाय द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी हाउएवर द मर्चेंट्स वर डिमांडिंग ग्रेटर प्रोडक्शन एंड मोर प्रॉफिट्स एंड इनोवेशंस वर अराइजिंग दैट वुड soon give them what they wanted and change the face of the world। ठीक है, अब क्या हुआ कि 18th सेंचुरी के मिडल में क्या हुआ कि जो था ट्रेड के जो टेक्निक्स थी उसमें थोड़ा सा क्या हुआ, या उसकी जो सोच थी ट्रेड जो मर्चेंट्स की, उसमें थोड़ा सा ये हुआ कि उनकी डिमांड बढ़ गई। उन्होंने कहा कि भाई हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स चाहिए, और जो चीज़ें बनाई जा रही हैं उन्हें ज़्यादा मकदार में बनाया जाए। ठीक है ना, तो कॉटेज इंडस्ट्री में तो ये पॉसिबल नहीं था, घर वाले लोग इतने ही बनाते थे जो उनकी अपनी ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाए, थोड़ा बहुत वो बेच देते थे जिससे उनको और चीज़ें मिल जाएँ। ठीक है ना, तो मर्चेंट्स की डिमांड उससे पूरी नहीं होती थी, जिनके लिए क्या था कि दुनिया में चीज़ों की डिमांड आबादी के साथ बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही थी, और उसको इस तरह से जो है पूरा नहीं किया जा सकता था। ठीक है, फिर साथ साथ क्या हुआ कि मुख्तलिफ इनोवेशंस या टेक्नोलॉजी में भी इजाफा शुरू हुआ, जिसने बिलाखिर किस चीज़ की बुनियाद डाली, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है कि आप देखो 1750 से पहले जो सारी तरक्की थी वो आप कह लो कई हज़ार सालों बाद जाके कोई नई इनोवेशन आती थी। ठीक है, लेकिन 1750 में आके, यानी 18th सेंचुरी के दरमियान में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो इसने बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है एडवांस कर दिया। ठीक है ना, मतलब एक इस तरह से भी कहा जाता है कि जो सारी दुनिया में तरक्की हुई, मतलब 1750 तक लेके ये जो हज़ारों साल से दुनिया कायम है। ठीक है, वो सारी एक तरफ, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो तरक्की हुई वो सारी एक तरफ, और उसके बाद अब जो ये पिछले 30-40 साल जिसमें इंटरनेट आया है, ठीक है ना, आईटी की जो आपकी जो इंडस्ट्री खड़ी हुई है, इसमें जो तरक्की हुई है ये सारी एक तरफ है। ठीक है, मतलब ये है कि सारी हज़ारों सालों की तरक्की ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो है वो उसके बराबर हो गई, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वो जो 100-150 साल की तरक्की है, वो इस टेक्नोलॉजी के जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है इसके 20-30 साल ने उसको अंदर अपने कवर कर लिया। ठीक है, तो इस इतना आप देख लो कि इतनी तेज़ी से अब दुनिया में क्या है, इनोवेशन और तरक्की हो रही है। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे कि वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिंस।
ठीक है, यानी ये स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिंस। अब इसमें क्या था कि बाय 1750 द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज ऑन द होराइजन, ठीक है ना, यानी क्या था कि 1750s में ये चीज़ वाजे होना शुरू हो गई कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री के हवाले से रेवोल्यूशन आ रहा है, ठीक है ना। ऑन दी होराइजन का मतलब क्या होता है कि चीज़ बिल्कुल अब आपके सामने आपको नज़र आने लगी है। इसमें क्या हुआ कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब इसकी ये डेफिनेशन है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो कि अगर सवाल आए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या, तो आप उसको स्टार्ट में जब डिफाइन करोगे तो वो ये लाइनें हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेट कराता हूँ, आप इसको लिख लो, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन was a was a cultural and economic shift was a cultural and economic shift from from cottage industry, traditional agriculture, traditional agriculture, and manual labor to a system of manual labor to a system of factory-based manufacturing to a system of factory-based manufacturing that included that included complex machinery that included complex machinery, continual technological growth, continual technological growth, new new energy sources, new energy sources, and developments in transportation. ठीक है, अब एक दफ़ा मैं इसको स्मूथली पढ़ रहा हूँ। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज अ कल्चरल एंड इकोनॉमिक शिफ्ट फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड मैनुअल लेबर टू अ सिस्टम ऑफ फैक्ट्री बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग दैट इंक्लूडेड complex machinery, continual technological growth, new energy sources and developments in transportation। ठीक है ना। तो मतलब ये इसकी बुनियादी डेफिनेशन है कि इसने जो ट्रेडिशनल मीन्स थे, ठीक है, आपके ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, जो कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हो गई, और हाथ से जो काम किया जाता था उसको चेंज कर दिया किससे, कि फैक्ट्री में बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग से, यानी घरों से शिफ्ट होकर अब क्या है, प्रोडक्शन कहाँ पे चली गई, फैक्ट्री में। और उसके अंदर क्या थी, सिंपल मशीन्स की जगह कम्प्लेक्स मशीनरी थी। मुसलसल उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती गई, ज़रूरत के अतबार से बहुत सारे नए एनर्जी सोर्सेज उसके अंदर इस्तेमाल हुए, और साथ साथ क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो है सम टोटल जो डेफिनेशन आप लिखोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वो ये है। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन ग्रेट ब्रिटेन। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि क्या है कि इसकी स्टार्ट जो हुई वो ग्रेट ब्रिटेन में हुई, और कैसे हुई, वो हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। ठीक है, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या जिसको हमने उस वक्त क्या था कहा था, कॉटन की जो इंडस्ट्री थी, ठीक है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेड द वे। ठीक है, सीरीज ऑफ मशीन्स वर डेवलप्ड दैट ट्रांसफॉर्म द इंडस्ट्री एंड catered the growing demand of textile for clothing, for example spinning jenny और स्पिनिंग म्यूल एंड पावर लूम। ठीक है, मतलब क्या कि जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो स्टार्ट था ग्रेट ब्रिटेन में, किस चीज़ से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, और इसमें क्या था कि एक सीरीज़ ऑफ मशीन, मतलब एक के बाद एक जो है ना नई नई मशीनें ईजादात हुई, जिनसे क्या हुआ कि जो ग्रोइंग डिमांड थी, अब पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उसके साथ साथ कपड़ा की डिमांड जो थी वो बढ़ रही थी, तो उस डिमांड को केटर किया इसने। ठीक है, और इनमें क्या क्या मशीनें कौन कौन सी ज़्यादा अहम है, एक है स्पिनिंग जेनी। ठीक है, जिसमें क्या था, ऑटोमेटिकली क्या है, जो धागा जो स्पिन किया जाता था वो ऑटोमेटिक तरीके से होता था। ठीक है, मशीन करती थी, उसमें ह्यूमन लेबर की ज़रूरत नहीं थी। फिर स्पिनिंग म्यूल, ये भी उसी की था कि स्पिनिंग जेनी को आप एक एक को लगाओगे तो वो एक धागे को प्रोसेस करेगी। स्पिनिंग म्यूल क्या था कि वो एक पूरा आप कह लो जिस तरह एक कम्बिनेशन होता था स्पिनिंग जेनीस का, और उसमें वो एक ही वक्त में एक से ज़्यादा जो है ना धागों को वो बना सकती थी। ठीक है, और इसके बाद पावर लूम। पावर लूम क्या थी कि पहले वो लूम बनी, वो आपकी बनी जो आपके पानी के करीब थी, वाटर के सोर्सेज के करीब, कि वो लूम चलेगी तो उससे एनर्जी पैदा होगी, और आपके अंदर जो है बाकी जो मशीनरी थी वो खुद ब खुद चलेगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि कोल के एक्सट्रैक्शन के नए तरीक़ों से क्या फ़ायदा हुआ कि वो फिर आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही कि आप पानी के करीब अपनी इंडस्ट्री को लगाओ, और उससे फ़ायदा ये हुआ कि अब आप इंडस्ट्री को कहीं भी लगाए जा सकते थे, सिर्फ आपने अपनी मशीनरी के अंदर कोल डालना है और वो आपको
काम करके देती थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अनदर गेम चेंजर वॉज स्टीम पावर विच कुड बी यूज टू ऑपरेट न्यू मशीनरी, ठीक है। इसके बाद क्या था कि स्टीम पावर यानी पानी को गर्म करके भाप की सूरत में उससे पावर हासिल करके भी आपने क्या था, नई मशीनरी आप उसको एज अ सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग फ्यूल टू मशीनरी यूज़ करते थे, और उसने भी बहुत ज़्यादा काम को आसान कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये था कि कोल से क्या है कि बहरहाल आपको कोल निकालना है, उसको स्पोक की फॉर्म में वो निकलता था, फिर वो प्योरीफाई होता था, उसके बाद आपको ले जाना पड़ता था और फिर यूज़ करते थे, उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ती थी। साथ साथ ये था कि वो पोल्यूशन भी उससे पैदा होती थी, ठीक है ना। लेकिन क्या था कि स्टीम पावर एक ऐसी चीज़ थी कि अब क्या है कि सिर्फ आपको पानी चाहिए जिसको आपने गर्म करना है ख़ास टेम्परेचर पे, जिस पे वो बॉयल होकर स्टीम की शक्ल ले ले, और उसमें क्या था कि स्टीम की शक्ल में आके वो क्या था आपका सारे काम करता था। तो ये एक सस्ता और अच्छा मेथड था। इसके बाद क्या हुआ कि इन अर्ली 1700s Thomas Newcomen created an engine that could use steam to push the piston up and down and pump water, ठीक है। 1700 में ये नाम लिख लो, थॉमस न्यूकमेन, ठीक है। न्यूकॉमन भी कहते हैं, न्यूकमेन भी, NEWCOMEN, ठीक है। थॉमस न्यूकॉमन ने 1700 में एक ऐसा इंजन बनाया जो किस पावर से चलता था, जो स्टीम की पावर से चलता था, ठीक है। और उसमें क्या था कि स्टीम के ज़रिए पिस्टन्स को अप एंड डाउन पुश किया जाता था। थोड़ा सा साइंस का आपका है मतलब बैकग्राउंड, पिस्टन समझते हो क्या चीज़ होती है? नो सर। जी। नो सर, नहीं समझता। अच्छा, पिस्टन देखो, ये आम आप देख लो, आपने टीका देखा होगा, इंजेक्शन जो होता है उसमें देखो ना, जो सिरिंज को हम पीछे खींचते हैं वो एक प्लास्टिक का होता है, उससे पीछे खींचते हैं तो लिक्विड उसके अंदर आता जाता है, ठीक है ना। और उसको जब हम पुश करते हैं तो वो दवाई आपकी रगों के अंदर इंजेक्ट हो जाती है, तो उस चीज़ को पिस्टन कहते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह आप देखो कि अगर आप गाड़ी को, किसी कार को आप कार वॉश के लिए लेके जाओ सर्विस के लिए, तो वो आपको एक मशीन के ऊपर गाड़ी को रखते हैं जिसको वो साइड से दबाते हैं, तो क्या होता है वो गाड़ी वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो उसको हाइड्रोलिक प्रेस कहते हैं। उसके अंदर जो मशीन होती है ना जिसको आप प्रेस कर रहे होते हो, उसको असल में पिस्टन कहा जाता है, ठीक है। या आप इंजेक्शन से समझ लो कि इंजेक्शन के अंदर वो जो सिरिंज को ऊपर और नीचे करने के लिए यूज़ होता है, जिसपे लिक्विड निकाला जाता है अंदर, उसको पिस्टन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि उसने एक तरीका ईजाद किया जिससे बड़े बड़े पिस्टन्स को न्यूकॉमन ने स्टीम की फोर्स के ज़रिए से क्या किया जा सकता था, उसको ऑपरेट किया जा सकता था। फिर क्या हुआ कि लेटर जेम्स वॉट मेड न्यूकॉमन्स इंजन मोर एफिशिएंट एंड एडेड रोटेटिंग एक्शन दैट कुड पावर मशीन्स एंड फैक्ट्रीज, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसी पिस्टन को न्यूकॉमन ने तो क्या सिखाया या क्या ईजाद की चीज़ के उसको स्टीम की पावर से कैसे चलाया जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि उसके अंदर क्या था, रोटेशन का फंक्शन, कि वो चीज़ क्या हो कि आपको वो इस तरह से उसे यूज़ किया जाए कि वो किसी चीज़ को रोटेट कर सके, किसी चीज़ को धक्का दे सके, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, जेम्स वॉट ने उसके अंदर रोटेशन का फंक्शन ऐड किया, ठीक है। और जब ये रोटेशन का फंक्शन उस पिस्टन के अंदर यूज़ हो गया या उसके स्टीम इंजन के अंदर आ गया, तो उससे क्या सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ, वो ये कि फैक्ट्रीज़ के अंदर भी आप उस इंजन को इस्तेमाल कर सकते थे। और सबसे बड़ा उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो ट्रेन का आपका इंजन होता है, ठीक है ना, वो जो है वो आपकी जो रेल रोड है, जो आपकी ट्रेन को खींचने के लिए आपको एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मिल गई कि आपने जस्ट क्या करना है, स्टीम डालनी है, पानी डालना है इंजन के अंदर, ठीक है। वो उसके अंदर स्टीम बन जाएगा टेम्परेचर पे, और वो स्टीम के ज़रिए वो पूरा इंजन चलेगा और आपकी ट्रेन जो है ना चलती चली जाएगी, ठीक है। तो ये रोटेटरी फंक्शन जो जेम्स वॉट ने इस पिस्टन के अंदर ऐड किया, तो उससे क्या है कि आप कह लो एक रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो लिंच पिन है या उसकी जो जान है, जो बुनियादी बात है, वो यही है कि ये जो जेम्स वॉट ने इंजन ईजाद किया था, ठीक है ना। इस इंजन ने हमारी जो है आप कह लो दुनिया को बिल्कुल चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, कि जहाँ पहले हम घोड़ों पर सफ़र करते थे, हाथ से काम करते थे, और इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती थी, इतना ज़्यादा सफ़र नहीं किया जा सकता था, तो उस चीज़ को बिल्कुल इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया, एक ऐसा मशीन ईजाद करके जो आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी रेवोल्यूशन ले आई, आपकी प्रोडक्शन के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी रेवोल्यूशन ले आई, और बहुत ज़्यादा इसने क्या है आपकी चीज़ों को फास्ट कर दिया, ठीक है। फास्ट आपकी ज़्यादा चीज़ें तेज़ी से बन सकती थी, और इसके साथ साथ वो ज़्यादा तादाद में बन सकती थी, ठीक है। तो कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो बुनियादी
मतलब जो बात है कि बुनियाद क्या थी, तो वो यही था कि जेम्स वॉट का स्टीम इंजन को बनाना, वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसी ने बनाया था, लेकिन इसने बनाया नहीं था, इसने उस इंजन को रोटेशन का फंक्शन दिया था, ठीक है ना। तो उस फंक्शन से ये क्या फ़ायदा हुआ कि सारी आपकी जो है इंडस्ट्रियल भी और ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत के अंदर या उन फील्ड्स के अंदर रेवोल्यूशन आ गया। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। जी सर, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। एट द सेम टाइम ब्रिटिश आयरन इंडस्ट्री वाज ग्रोइंग एंड चेंजिंग लेस एक्सपेंसिव एंड एफिशिएंट मेथड्स ऑफ आयरन एक्सट्रैक्शन वर डिस्कवर्ड। ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके साथ जो दूसरी डेवलपमेंट बड़ी हुई वो क्या था कि आयरन की जो इंडस्ट्री है या आयरन की जो एक्सट्रैक्शन, आयरन को जब ज़मीन से निकाला जाता है, उनके उस मेथड्स के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई। ठीक है ना। पहले क्या था, बहुत मुश्किल से होता था आयरन को निकालना, आपको पूरी पूरी माइंस खोदनी पड़ती थी। ठीक है। उसके बाद जाके अंदर माइंस से जाके उसको आप एक्सट्रैक्ट करते थे, फिर जो आप उसको एक्सट्रैक्शन उसकी करते थे, उसे निकालते थे, तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता था। ठीक है ना। वो और होती थी, और होती है इम्प्योरिटीज़ जिस चीज़ में मिक्स हों। ठीक है। आयरन और जिसको हेमेटाइट भी कहा जाता है। ठीक है। तो वो उस फॉर्म में होता था, फिर उस ओर के अंदर से मज़ीद प्रोसेसेस निकाल के उसको मज़ीद प्योरीफाई करना, बाकी जो चीज़ें उन्हें अलग करना, तो वो इतना मतलब डिफ़िकल्ट प्रोसेस था और इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस था कि बहुत से मुल्क तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ जो उस वक्त भी बहुत अमीर थी, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि आयरन को निकाला जाए और अपनी ज़रूरियात के लिए यूज़ किया जाए, क्योंकि उसकी एक्सट्रैक्शन, उसे निकालना, उसे साफ़ करना बहुत मुश्किल था। ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि ये साथ साथ जब टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आई, तो आयरन को निकालने के तरीक़ों में भी चेंजिंग आई, और एक तरीका ईजाद हुआ जिसको कहते हैं स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। स्मेल्टिंग का तरीका क्या था कि उसमें ये होता था कि आयरन को ज़मीन के अंदर से ही क्या किया जाए, प्योरीफाइड फॉर्म में निकाला जाए, और जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं वो ज़मीन के अंदर ही रहे, उन्हें निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है ना। तो ये जब स्मेल्टिंग ऑफ आयरन का तरीका जब ईजाद हुआ, तो उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्या मिला, इंडस्ट्री को बूस्ट मिला कि उन्हें जो आयरन की ज़रूरियात थी वो भी पूरा होना शुरू हुई, और आयरन को निकालना भी आसान हो गया, और आयरन को निकाल कर आगे यूज़ करना, उसका इस्तेमाल सस्ता भी हो गया। ठीक है। तो ये न्यूकोमेन का इंजन, और इसके साथ फिर क्या है, ये दूसरी चीज़ जेम्स वॉट ने जो उसको रोटेटरी फंक्शन दिया, और फिर तीसरा ये आयरन की मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन थ्रू स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है ना। तो इन चीज़ों ने क्या है, सही मानों में आप कह लो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बुनियाद डाली, जिसने चीज़ों को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। ठीक हो गया। तो ये हमारी थी हेडिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिंस। अब हम आ जाते हैं कि इसके मेजर इम्पैक्ट्स क्या हुए। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, इसके बड़े बड़े क्या क्या असरात यूरोप पर और दुनिया पर मुरतब हुए। ठीक है। तो इसमें चार चीज़ें जो बहुत बड़ी हैं वो हम पहले कर लेते हैं। ठीक है। पहला क्या था, नंबर वन, कि फैक्ट्रीज विच स्प्रैंग अप अक्रॉस द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। गैदर्ड प्रोडक्शन इनटू अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशंस। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि पूरे जो आपका जो ग्रेट ब्रिटेन था, उसके पूरी लेंथ एंड ब्रेथ में हर तरफ क्या है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां पैदा बनना शुरू हो गई। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा आप कह लो एक फेज शुरू हुआ। ठीक है। इन फैक्ट्रीज़ ने क्या किया कि इन प्रोडक्शन को सेंट्रलाइज्ड कर लिया। पहले क्या होता था, पहले चीज़ें घरों के अंदर बनती थी, और घर डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, कोई चीज़ इधर बन रही है, कोई उधर बन रही है, कोई तीसरे मोहल्ले में बन रही है, कोई चौथी जगह बन रही है। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक पूरी चीज़ जो है वो उस फैक्ट्री के अंदर ही बनती थी। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक कार्ट बनाना है या आपने कोई एक मशीनरी बनानी है, तो क्या होता था कि उसी फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ शोबे बन जाते थे। एक के अंदर उसका एक पुर्जा बन रहा होगा, एक जगह एक और बन रहा होगा, तीसरी जगह एक और फिर एंड में जाके उसको असेंबल कर दिया जाता था। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो सारी प्रोडक्शन है या वर्कर्स हैं वो सारे एक जगह पे इकट्ठे हो गए। फिर क्या हुआ कि इट एम्प्लॉयड हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स। अब क्योंकि प्रोडक्शन क्या थी, आपको बहुत ज़्यादा करनी थी, तो जाहिर बात है जब आपने ज़्यादा चीज़ बनानी है तो बनाने वाले भी तो आपको चाहिए। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा क्या हुए, बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके पैदा हुए, हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स एक एक फैक्ट्री के अंदर काम करना शुरू हो गए। ठीक है। फिर क्या हुआ कि इट फीचर्ड मशीन्स पावर्ड बाय स्टीम और कोल एंड टर्नड आउट मैसिव अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। और क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि इसमें मशीन्स इसके अंदर यूज़ की गई, जो किससे चलती थी, या तो स्टीम से, भाप से, या फिर कोल से। ठीक है। या कोयले से।
और इससे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मशीन जो है वो थकती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की अहल होती है, तो बहुत मैसिव प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन चीज़ों की शुरू हुई, ठीक है ना। मतलब एक फैक्ट्री जो है वो सैकड़ों लाखों की तादाद में क्या है वो प्रोडक्ट बना रही है, और उसके बाद वो पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ डिमांड है उसको ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए बांटा जा रहा है, ठीक है ना। पहले ये नहीं होता था, एक घर के लोग क्या है सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए या उससे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बना लेते थे, जो अपने अलावा चलो ज़्यादा ज़्यादा कर लो तो एक या दो घरों की ज़रूरत के लिए काफ़ी हो। लेकिन अब मैस प्रोडक्शन शुरू हुई कि मुल्क के अंदर जहाँ भी उस चीज़ की डिमांड है, फैक्ट्री ने बना के उसको वहाँ पर पहुँचा दिया। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ कि सिटीज़ एक्सपेंडेड रैपिडली एंड न्यू सिटीज़ इमर्ज्ड नियर फैक्ट्रीज टू हाउस इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। इन फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द क्या हुआ कि बहुत, जो पहले कुछ तो फैक्ट्रियाँ उन इलाकों में लगी जहाँ पे शहर आबाद थे, ठीक है ना, तो वो शहर क्या हुए, फैलना शुरू हो गए, फैक्ट्रीज बनी तो और लोग आने शुरू हुए रोज़गार की तलाश में वहाँ पर, ठीक है। तो उन लोगों जगहों की आबादी, उन शहरों की आबादी बहुत बढ़ गई। और साथ साथ क्या हुआ कि जो फैक्ट्रियाँ शहरों से बाहर लगाई गई थी उनके आसपास शहर आबाद होना शुरू हो गए और नए शहर बनना शुरू हो गए, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे कह सकते हो कि जो अर्बनाइजेशन है, ठीक है ना, उसका पीरियड, उसका कह लो आप पीरियड शुरू हुआ, और बहुत से लोग मतलब जो पहले एक रूरल इलाकों में रहते थे वो कम हो के अब क्या है शहरों की तरफ आने शुरू हुए, पुराने शहर थे वो फैल के बड़े शहर बनना शुरू हुए और नए शहर आबाद होना शुरू हुए उन जगहों पे जहाँ पे फैक्ट्रियाँ थी, ठीक है। और उन लोगों को, क्योंकि ज़ाहिरी बात है फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे होते थे लोग, उनकी रिहाइश मेन मकसद होता था कि आसपास जो शहर आबाद हो रहे हैं कि वो वहाँ आके रहेंगे, ठीक है। तीसरा बड़ा इससे क्या इम्पैक्ट हुआ कि वर्कर्स फेस्ड हार्श कंडीशंस एट वर्क एज वेल एज एट होम, ठीक है। मतलब ये था कि अर्बनाइजेशन तो शुरू हो गई, लेकिन क्या था कि वो कंडीशंस जिनके अंदर वर्कर्स काम करते थे वो बहुत ज़्यादा हार्श थी। इसी चीज़ से हमने जो सोशलिज्म को पढ़ा था ना, वो यही वजह बनी थी कि वर्कर्स के हालात ज़िंदगी सही नहीं थे, उन्हें बहुत ज़्यादा टफ आवर्स में काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से एक थ्योरी आई, एक आइडियोलॉजी आई, एक फ़िलासफ़ी आई, जिसने ये सोचा कि वर्कर्स को क्या है रिलीफ दिया जाए, उनको जो है उनके काम के मुताबिक उनको अकोमोडेट किया जाए, उनकी जो है बाकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि वर्कर्स फेस्ड हार्श कंडीशंस एट वर्क एज वेल एज एट होम, पीपल लेबर्ड फॉर लॉन्ग आवर्स विद लो वेजेस, डेंजरस कंडीशंस विद नो जॉब सिक्योरिटी, ठीक है जी। ये क्या था कि घरों के अंदर भी कंडीशंस कोई ख़ास नहीं थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन थी, लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, ठीक है। क्योंकि उस वक्त तक ये कंसेप्ट तो नहीं आया था जो आज आ गया कि 8 घंटे या 9 घंटे काम करना है, ठीक है। उसके बाद इससे ज़्यादा कानूनी तौर पे काम नहीं करवाया जा सकता, एक मखसूस सैलरी होगी जिसको मिनिमम वेज कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो आज की अब एक लंबी आप कह लो स्ट्रगल है जिसके बाद ये हमें मिली है। उस वक्त ये कोई तसव्वुर नहीं था, ठीक है ना। तो जितना जो फैक्ट्री का मालिक है जितना ज़्यादा काम वो करवाना चाहता था वर्कर से वो करवाता था। बाज़ औक़ात वर्कर्स को एक दिन में 18-18 20-20 घंटे भी काम करना पड़ता था, और उसके बाद जिन घरों में या जिन जगहों पे रहते थे वहाँ पर भी फैसिलिटीज़ का कोई ख़ास हाल नहीं था, ठीक है, बुरा ही हाल था। और उसके बाद क्या था, इतना काम करने के बाद फिर तनख्वाहें भी उनको कम मिलती थी, ठीक है। और क्या था कि साथ साथ वो जहाँ पर काम करते थे, ठीक है, मशीनरी के साथ काम करना दैट इज़ अ डेंजरस थिंग, अगर आप सेफ्टी मेजर्स के बगैर काम करो, ठीक है ना। तो उस वक्त तो वो ज़माना था जहाँ भी मशीनें ही मतलब ईजाद हो रही थी या बेहतर से बेहतर हो रही थी, तो सेफ्टी के हवाले से तो कोई ख़ास कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है ना। तो वो मशीन्स के साथ काम करते हुए बहुत से लोगों की जानें चली जाती, कोई उनके माजूर हो जाते इस तरह। तो इस हवाले से भी कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता था, ठीक है। और फिर साथ क्या था कि अगर उनको कोई मतलब मसला पेश आ जाए, फ़र्ज़ करो वर्कर कोई बीमार हो गया, कुछ दिनों काम नहीं कर सकता, या किसी मशीन के ज़रिए उसको कोई डैमेज हो गया, बाजू कट गया, टांग कट गई है, या कोई मतलब कोई भी रीज़न हो गई है सिंपली, या वो फैक्ट्री का ओनर ही उससे राज़ी नहीं है, तो वो उसी वक्त उसको जॉब से फारिग कर देता था, यानी कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं थी। अब तो देखो ना, मतलब प्राइवेट जो आपके इदारे हैं वो भी आपसे अगर कोई नौकरी आपको दें तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट होती है जिसमें शराइत पहले से तयशुदा होती हैं कि भाई ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करनी, ठीक है। अगर जॉब आपने छोड़ के जानी है तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा, अगर वो फैक्ट्री आपको निकालना चाहती है तो क्या होगा, तो पूरा मतलब आप कह लो कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिसके तहत आपको कुछ रिलीफ होता है, आपको पता होता है कि यार बिल्कुल इस तरह नहीं है कि मुझे उठा के फेंक दें और मुझे कोई रिलीफ ना दें, ठीक है। लेकिन उस ज़माने में ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, आप बेशक घंटों काम करो उसके बाद तनख्वाह भी कम, फिर कोई मसला हो गया तो आपको कोई छुट्टी भी नहीं मिलती थी। और साथ साथ ये होता था कि अगर फैक्ट्री ओनर किसी भी वक्त आपसे नाराज़ हो जाए
तो वो आपको जॉब से निकाल देता था, ठीक है। चौथी बात क्या हुई कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट ब्रिटेन, ठीक है जी। कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो था पूरे ब्रिटेन में क्या हो गया, वो बहुत बेहतर हो गया, ठीक है। और क्या हुआ कि मैनचेस्टर टू लिवरपूल रेलवे वाज इनिशिएटेड फॉर पब्लिक एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। यानी मैनचेस्टर से लेकर, यानी एक कोने से ब्रिटिश के लेकर लिवरपूल दूसरे कोने तक क्या है कि पूरी रेलवे लाइन बिछाई गई, ठीक है। और वो ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए थी, यानी लोगों के लिए थी, बल्कि फ्रेट क्या होता है, ये सामान जो आप माल गाड़ियों के ज़रिए भेजते हो, ठीक है ना। तो माल बरदार ट्रेनें भी थी और दूसरी पैसेंजर ट्रेनें भी थी, ठीक है। और क्या हुआ कि 6000 माइल्स ऑफ रेल रोड ट्रैक वॉज लेड डाउन बाय 1850। और 1850 तक क्या हुआ कि 6000, ठीक है, 6000 माइल्स यानी तकरीबन आप कह लो 9 से 10,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक जो है बिछाया गया, ठीक है। और ये क्या हुआ कि 1850 तक ये पूरा हो गया, यानी 100 साल के अंदर 1750 से लेकर 1850 के अंदर ब्रिटेन के अंदर आप ये समझ लो कि 1850 में जब ब्रिटेन पहुंचा तो उसका रेलवे ट्रैक इतना ज़्यादा था कि उसके आप ट्रेन के ज़रिए अपने ब्रिटेन के किसी भी बड़े मुल्क या गांव, छोटे गांव या कस्बे तक आराम से पहुंच सकते थे, ठीक है ना। तो इतनी ज़्यादा वो ट्रांसपोर्टेशन में एडवांसमेंट्स हैं, ठीक है। और इसने फिर इन टर्न और ज़्यादा ब्रिटेन को क्या बनाया, एक बहुत ज़्यादा मजबूत और ताकतवर इकॉनमी बनाया, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आप इसकी टॉपिक की आखिरी जो हेडिंग है वो ये है कि द स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। यानी ब्रिटेन के बाद वो कैसे फैला। तो इसमें क्या था कि इन द अर्ली 19th सेंचुरी ग्रेट ब्रिटेन प्रोक्लेम्ड इटसेल्फ द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये आप लिख लो, ये एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है। द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड इन द अर्ली 19th सेंचुरी ग्रेट ब्रिटेन प्रोक्लेम्ड इटसेल्फ द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। मतलब आज आपने शायद ये टाइटल सुना हो, लेकिन इसको हम चाइना के हवाले से जानते हैं कि दुनिया की हर चीज़ क्या है आजकल चाइना में बनती है, ठीक है ना। तो उस वक्त ये टाइटल असल में इसको कोइन करने वाला और सबसे पहले प्रोक्लेम करने वाला मुल्क कौन था, वो ब्रिटेन था, ठीक है। यानी उनका दावा था कि दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो लोगों के इस्तेमाल में होती है और वो ब्रिटेन में ना बने, ठीक है। बल्कि ब्रिटेन में नई नई चीज़ें भी बनती हैं जो अभी लोगों जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वो हम बना के अपने लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या था, इसका नाम रखा गया द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज आल्सो स्टार्टिंग टू स्प्रेड स्लोली थ्रू यूरोप एंड मोर क्विकली इन द यूएस, ठीक है। अब क्या हुआ कि यूरोप के अंदर भी फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, 1800 के स्टार्ट में, यानी 50 साल के फ़र्क से वहाँ पर भी रेवोल्यूशन ये शुरू हुआ। और हमने जिस तरह कल के लेक्चर में बात पढ़ी थी कि तकरीबन 25 से 50 साल के अंदर यूरोप ने क्या किया, इस जो एक गैप पैदा हुआ था टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, वो यूरोप के बाकी मुल्कों ने भी फिर कवर कर लिया। किस तरह के ब्रिटेन से ही 25,000 के करीब स्किल्ड लेबर, स्किल्ड प्रोफेशनल्स वहाँ से इलीगली इधर चले गए, ठीक है। और टेक्नोलॉजी की स्मगलिंग शुरू हुई, ठीक है। और यूरोप के अंदर जो तीन बड़े मुल्क या तीन वो मुल्क जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को लीड किया, वो कौन कौन से थे, फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी, ठीक है ना। तो इनके अंदर भी वो सारा डेवलपमेंट शुरू हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आखिरी बात ये कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का अमेरिका में भी आगाज़ हुआ, लेकिन क्योंकि वो हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं बस थोड़ी सी 2-3 बातें करके इसके बाद इस टॉपिक को रैप अप कर देते हैं। वो ये था कि अमेरिका में जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो फिर क्या थी, वो बाकी यूरोप की निस्बत ज़्यादा तेज़ हुई, ठीक है ना। और उसमें क्या है कि एक स्टेज आई फिर क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई है, ठीक है, 1914 में। तो उस वक्त तक आप ऐसे ही समझ लो कि जो आपकी जो अमेरिकन इंडस्ट्रियल जो आउटपुट था वो अब ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा हो चुका था। मतलब आप कह लो कि जो सुपर पावर्स होती है ना, आमतौर पे वो अपनी डेक्लरेशन से पहले बन चुकी होती हैं, ठीक है। फिर कोई एक इवेंट ऐसा आता है जिसमें क्या होता है कि वो जब अपनी स्ट्रेंथ को शो करते हैं तो फिर लोग समझ जाते हैं कि हाँ यार, अब जो है पावर डायनामिक्स चेंज हो गई है और सुपर पावर जो ये कह रही थी ये नहीं है, बल्कि वो जिसने साबित किया वो है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आने तक यही समझा जाता था कि उस वक्त का जो सुपर पावर है वो ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे पावर है वो कौन है, वो जर्मनी है, ठीक है। लेकिन क्या कि जब इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई तो उसके बाद पता लगा कि इन दोनों के अंदर तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि अमेरिका जो है वो इंडस्ट्रियल आउटपुट और उसके बाद मिलिट्री की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 भी कहते हैं,
उसके हवाले से इन दोनों से ज़्यादा उनका आउटपुट है, ठीक है ना, उनकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है बहुत ज़्यादा है। और वहाँ से फिर अनऑफिशियली सबको पता लगना शुरू हो गया कि जो सुपर पावर जो हम यूरोप के मुल्कों को कहते थे, वो वहाँ से मामला हट के अब अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और फिर 1939 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक ये बात प्रैक्टिकली साबित हो गई कि क्या था कि सुपर पावर जो थी अमेरिका ही थी, और उसके साथ फिर दूसरी सोवियत यूनियन या रशिया, ठीक है, वो इमर्ज होकर आई। और ये जिनको दावा था ग्रेट ब्रिटेन को कि हमारा सबसे बड़ा कॉलोनियल एम्पायर है और हमारे द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, के हमारे बादशाहत पे ऐसे है कि सूरज कभी गरूब नहीं होता, या दे प्रोक्लेम देमसेल्फ टू बी द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को उस चीज़ ने प्रैक्टिकली क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। और ये फिर एक ग्रेट पावर का स्टेटस तो रहा जो आज तक भी है, लेकिन जिस तरह ये अपने आप को ग्लोरियस ब्रिटिश एम्पायर कहते थे, वो चीज़ फिर प्रैक्टिकली ख़त्म हो गई, ठीक है जी। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था पूरे लेक्चर्स कल वाला और आज का, ठीक है। और इसके साथ ही हमारे काफ़ी सारे जो है ना इस मेन टॉपिक के कॉन्टीन्यूटी एंड चेंज इन यूरोप में सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसका सिर्फ आखिरी रह गया टॉपिक कॉलोनियलिज्म, ठीक है, वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, कोशिश करते हैं आज ही के लेक्चर में इसको ख़त्म कर लें। अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर के, कल से मुराद मंडे को अब आपका लेक्चर होगा ना, तो उसके स्टार्ट के 5-10 मिनट में ये पूरा हो जाएगा और हमारा ये टॉपिक पूरा भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से तो वो आप पूछ सकते हो। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर ये जी इकोनॉमी तो उसकी वो ज़बरदस्त हो गई ना, जी जी वो इंडस्ट्रीज बन गई, सब कुछ बन गई, लेकिन इसके जी पॉलिटिकल कोई इम्पेक्ट थे यूरोप पर या जी ग्रेट ब्रिटेन? बिल्कुल 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 थे। देखो, जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाते हो तो वो इनडायरेक्टली आप खुद ब खुद जाते हो एक्सपेंशन की तरफ, ठीक है ना। आपकी फ़ौज स्ट्रांग है, आपकी आर्मी वेल फेड है, लोगों के पास सरमाया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पॉलिटिकली आप ऐसे भी समझ लो कि पहले भी जो ग्रेट ब्रिटेन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले भी ये कोई छोटी पावर नहीं था। उस वक्त भी प्रैक्टिकली नेवल स्ट्रेंथ इसी की सबसे ज़्यादा थी, ठीक है, इतना बड़ा इसने कॉलोनियल एम्पायर बनाया हुआ था। हाँ, उसके अंदर इसमें पॉलिटिकली और ज़्यादा मजबूत ये इस तरह हो गया कि इसमें क्या है कि वो ममालिक जिन पर ये गया हुआ था ट्रेड की हैसियत से, जिस तरह आप कह लो ना बर सग़ीर में जो बरतानिया ने कब्ज़ा किया वो 1857 के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ पे किया। उससे पहले ये ट्रेड करने आए हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ठीक है ना। तो वही बात है कि जब उन्होंने वो एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस हासिल कर ली, वो मिलिट्री उनके पास सही आ गई, उनके पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी ऐसे आ गई कि कोई उनको राइवल नहीं कर सकता था। तो उन्होंने उन सारी जगहों पर, उन सारे इलाकों पे जहाँ पे वो इस नाम से गए थे कि भाई हम तिजारत करने आपसे आए हैं, ठीक है ना, उन जगहों पे उन्होंने फ़ौज से चढ़ाई की, ठीक है, करके जंग करके प्रैक्टिकली उनको किस चीज़ का, अपना जो आप कह लो ब्रिटिश क्राउन है जिसको ताज बरतानिया कहते हैं, ठीक है ना, उसका हिस्सा बना लिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही आपका सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये 1757 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के को आए हुए या चलते हुए 7 साल हुए थे, तो आप क्या कहते हो कि जंग प्लासी हुई, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। उसमें क्या था, वो पहली जंग थी जो आप कह लो ब्रिटिश ने लड़ी इंडियंस के खिलाफ, और उसको वो आप कह लो ट्रेड वॉर एक तरह की थी, क्योंकि वो ब्रिटिश की डायरेक्ट आर्मी नहीं थी। लेकिन आप वहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करके 1857 में जाओ, यानी एग्जैक्टली 100 साल बाद, तो क्या हुई थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई, ठीक है ना, जिसको सब कॉन्टिनेंट वाले जंग आज़ादी कहते हैं। और उसमें क्या है कि एक डिसाइसिव डिफीट हो गई किसको, सब कॉन्टिनेंट के सारे रूलर्स को, और प्रैक्टिकली ब्रिटिश ने उस अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ की बेस पे पूरे बरसगीर पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये आप कह लो ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ही इनडायरेक्टली ट्रांसलेट हुई ब्रिटिश की मिलिट्री स्ट्रेंथ में। और ये 1945 तक फिर ब्रिटिश क्या है कि अपनी मिलिट्री माइट के ज़ोर पर पूरी दुनिया में आप कह लो बहुत से जगहों पर बैठा रहा, ठीक है, कॉलोनियल पावर पर। जी सर। ठीक हो गया, और कोई क्वेश्चन है? नो सर, सही क्लियर। चलो, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं कॉलोनियलिज्म, ठीक है जी। अच्छा जी, कॉलोनियलिज्म को हमने क्या करना है कि कॉलोनियलिज्म अक्रॉस यूरोप, ठीक है, हमने सिर्फ यूरोप के हवाले से पढ़ना है कि यूरोप के अंदर हुई आया या नहीं हुई, या यूरोपियन पावर्स ने इसको बाहर कहाँ पे किया, ठीक है। तो इसकी पहली जो आप करोगे डेफिनेशन, दैट इज़ यूरोप एक्सपेंड्स, कि यूरोप एक्सपेंड कैसे करता है, ठीक है, वो एक्सपेंड इसी तरह करता है कॉलोनीज की शेप में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात क्या है कि इसका हम स्टार्ट लेते हैं कि इन 15th सेंचुरी, ठीक है ना, 15वीं सदी में क्या हुआ
कि यूरोपियंस लर्नड हाउ टू सेल अक्रॉस द ओशियंस, ठीक है। यानी क्या है कि यूरोपियंस ने जो है ये चीज़ या ये टेक्निक सीख ली कि पूरे पूरे समंदरों के को क्रॉस कैसे करना है, ठीक है, उनके अक्रॉस सेल कैसे करना है। इससे पहले भी नेवीज़ मौजूद थी, ठीक है, मुख्तलिफ दुनिया के लोग मुख्तलिफ अक़वाम ये जानते थे कि उन्होंने सफ़र समंदर का कैसे करना है, लेकिन इतना लंबा सफ़र कि जिससे क्या है कि पूरा पूरा समंदर क्रॉस हो जाए, ठीक है ना। अटलांटिक ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, बड़े समंदर हैं, ठीक है ना। इनको पूरे का पूरा सर करना इससे पहले किसी ने नहीं किया था, ठीक है। तो 15वीं सदी में यूरोपियंस ने ये चीज़ सीखी, और ये सीखी किस तरह कि विद द गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स करंट्स एंड विंड पैटर्न्स, ठीक है, कि उन्होंने एक इल्म इल्म डेवलप किया जो पहले से चलता हुआ आ रहा था, कि क्या है कि आपने समंदर के अंदर जो हवाएं हैं, ठीक है ना, वो किस तरह, उनका रुख क्या है, वो किस मौसम में कहाँ से किस रुख पे चलती हैं, ठीक है, उनका पैटर्न क्या है, फिर वो आती कहाँ से हैं, किस तरफ जाती हैं, और ट्रैवल करना उनके ज़ोर पे कैसे आसान होगा, ये सारी बातें उन्होंने 15वीं सदी तक ये इल्म मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि दे आल्सो डेवलप्ड न्यू टूल्स लाइक एस्ट्रोनॉमिकल टूल्स टू अलाउ देम टू यूज स्टार्स फॉर नेविगेशन, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इन्होंने कुछ ऐसी टूल्स ईजाद कर लिए जो एस्ट्रोनॉमी में इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जिसके मदद से क्या था कि वो स्टार्स को देखते हुए अपने जो समंदर के अंदर है ट्रैवलिंग बड़ी आराम से कर सकते थे, ठीक है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा ये एडवांस हुए, और ओशियन का नॉलेज भी विंड के करंट पैटर्न्स और उसके विंड पैटर्न्स को देख के वो बहुत ज़्यादा इन्होंने सीखा, उस चीज़ से लर्न किया। इससे क्या हुआ कि इवेंचुअली दे आल्सो डेवलप्ड सेल्स टू यूज़ मोर ऑफ एफिशिएंट मूवमेंट एंड लॉन्गर रिक्वायर्ड नो लॉन्गर रिक्वायर्ड द स्ट्रेंथ ऑफ रोअर्स, ठीक है। अब देखो, इससे पहले तक जो शिपिंग हो रही थी ना, या जो कश्तियाँ चलाई जाती थी, तो आपने शायद कुछ मूवीज़ में भी देखा हो कि वो बंदों को बिठा देते थे और वो चप्पू से चलाते थे, ठीक है। चप्पू का आपको पता है ना क्या होता है, कि जिसको आप कश्ती के अंदर खुद आप वो डंडे को पानी में घुमाते हो और उससे आपकी कश्ती चलती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इसमें आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, और ये भी चाहिए होता है कि भाई जितने बंदे उसको चला रहे हैं कश्ती को, वो फिर थक जाते हैं तो फिर रुकना पड़ता है, ठीक है, और उससे आप बहुत लंबा सफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्होंने क्या चीज़ ईजाद की, उसको कहते हैं सेल्स। आप देखो, कुछ कश्तियों के ऊपर वो लगे होते हैं जिन्हें उर्दू में कहा जाता है बादबान, बड़े बड़े कपड़े से, ठीक है ना, बड़े से वो वी शेप में और ट्रायंगल की शेप में इस तरह से वो लगे हुए होते हैं, और उनको वो अक्सर एडजस्ट कर रहे होते हैं रस्सियों से, ठीक है। तो जब वो चीज़ ईजाद हुई तो उस पर क्या था, वो सारा वो उस नॉलेज पे बेस करता था कि हवा का रुख किस तरफ है। जिस तरह कभी आपका इत्तेफाक हुआ पतंग उड़ाने का, तो पतंग उड़ाने से पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले देखा जाता है कि भाई हवा किस रुख की है, ठीक है ना। फिर उसकी तरफ मुंह किया जाता है, फिर एक बच्चे को या एक बंदा जाता है पतंग लेके उधर से, और उसको फिर क्या किया जाता है कि यार आप इसको पकड़ के यूँ थोड़ा सा उछालो तो मैं डोर से खींचूंगा और ये उड़ जाएगी, ठीक है ना। तो इस फिनोमिना में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, हवा की अंडरस्टैंडिंग, कि हवा कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, ठीक है। जब आपको ये पता चल जाए तो आपके लिए पतंग उड़ाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपने सिर्फ एक पुश देना है पतंग को, उसके बाद वो खुद ही हवा के आसरे पे इधर उधर उड़ती रहती है, ठीक है ना। तो यूरोपियंस ने भी इसी तरह ओशियन के अंदर हवा कहाँ से कहाँ चलती है और पानी किस तरह बहता है, किस डायरेक्शन में, ठीक है, किस मौसम में, इस चीज़ की डेवलप उन्होंने अंडरस्टैंडिंग हासिल की। उसके ज़रिए फिर इन्होंने ये सेल्स इसी तरह पतंगों की तरह कपड़ों की शेप में, ठीक है ना, कपड़ों के बड़े बड़े बना के कश्तियों के ऊपर लगा दिए। अब उन्हें जब ये पता लग गया कि फ़र्ज़ करो हवा चल रही है नॉर्थ से साउथ, ठीक है, तो वो जिस मौसम में नॉर्थ से साउथ या जिस महीनों में नॉर्थ से साउथ चलती थी, वो उसी दौरान साउथ का ट्रैवल करते थे, वहाँ का सफ़र करते थे, ठीक है। जब हवा साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती थी तो वो उधर नहीं जाते थे, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि हवा का रुख दूसरा है, ठीक है। और वो उन्हीं आप कह लो सेल्स को यूज़ करते हुए क्या करते थे, बस कश्ती को एक दफ़ा आपने पानी के अंदर पहली दफ़ा पुश कर दिया, उसके बाद वो खुद ब खुद उन्हीं बड़े बड़े सेल्स के ज़रिए हवा उनको धक्का देती थी और वो आगे से आगे चलती जाती थी, ठीक है ना। तो ये देखो कितना आसान हो गया कश्ती चलाना, ठीक है, कि आपको कोई अब बंदे की एफर्ट नहीं चाहिए मुसलसल के वो बैठे और उसको रोज़ के ज़रिए, रोअर्स के ज़रिए या चप्पुओं के ज़रिए कश्ती को चलाए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ह्यूमन एफर्ट बहुत कम हुई, और इसी चीज़ ने उनको इस काबिल बनाया कि वो बड़े बड़े ओशियंस का सफ़र बड़े आराम से कर लो, ठीक है। अब क्या हुआ कि टू अंडरस्टैंड कॉलोनियल मूवमेंट इन यूरोप, ठीक है, द स्टडी ऑफ फोर नेशंस इज़ कंपलसरी, ठीक है। अब ये समझ आ गया ना कि ओशियंस की अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंदर सफ़र करने का तरीका ब्रिटिश ने सीख लिया, जिसने उनके लिए बुनियाद डाली कि वो
बहुत लंबे लंबे सफ़र कर सकते थे, और ज़ाहिर बात है फ़ौज इनके पास पहले ही ताकतवर थी, ठीक है ना। तो ये फिर पहले कहाँ पे गए, इन्होंने नई नई जगह दरियाफ्त की, वहाँ वीकनेसेस देखी, और फिर अपनी फ़ौजों के साथ चढ़ाई करके उन जगहों पर कब्जे किए, ठीक है। तो इस हवाले से हम जो कॉलोनियलिज्म इन यूरोप देखते हैं, तो इस हवाले से चार जो नेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे पहली है पोर्टुगाल, ठीक है, जिसको पुर्तगाल भी कहते हैं। दूसरी है स्पेन, तीसरी है फ्रांस, और चौथी है इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ये चार नेशंस जो हैं, ये जो आप कह लो जो कॉलोनियलिज्म की बानी है, ठीक है, जिन्होंने बुनियाद रखी, वो ये चार हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है? clear। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या हुआ कि द फर्स्ट कंट्री, अब हम पुर्तगाल के हवाले से थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आज हम लेक्चर स्टॉप कर देंगे, और अगली कंट्री यानी स्पेन जो है ना, वहाँ से हम इंशाल्लाह कल यानी मंडे को हमारा लेक्चर शुरू होगा, और इंशाल्लाह वो मंडे में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हम आप कर लेते हैं, ठीक है। द फर्स्ट कंट्री दैट अटेम्प्टेड टू रीच आउटवर्ड वाज पुर्तगाल, ठीक है। यानी पुर्तगाल वो पहली कंट्री थी जिसके पास क्या थी, जिसने कोशिश की कि भाई इस समंदर की नॉलेज को, उसमें सफ़र कैसे करना है, इसको यूज़ करते हुए क्या किया जाए, और दुनियाएं और मुल्क जो हैं उन्हें डिस्कवर किया जाए, ठीक है। और बाहर जाकर जो है देखा जाए कि क्या मामला हैं, ठीक है। दिस कंट्री वॉज स्मॉल एंड जस्ट बिकेम इंडिपेंडेंट अराउंड 1139, ठीक है। ये मुल्क क्या था रिलेटिवली, आप देखो, आपने यूरोप का मैप देखो, तो पुर्तगाल बिल्कुल साउथ में जाके एक छोटा सा, आप जो है ना स्पेन के एक साइड पे छोटा सा मुल्क है, ठीक है। मतलब आप कह लो कि यूरोप में वैसे ही मुल्क सारे छोटे हैं, और उन छोटों में भी ये सब जो है एक छोटा मुल्क है, ठीक है। तो पाकिस्तान से अगर आप इसका कंपैरिजन करो, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो केपी का जो पूरा प्रोवेंस है ना एरिया वाइज, इससे बड़ा नहीं होगा पुर्तगाल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये क्या था, एक छोटा मुल्क था, और इट बिकेम इंडिपेंडेंट अराउंड 1139, ठीक है, यानी 1139 में इंडिपेंडेंट हुआ। इट हैड वेरी फ्यू क्लैशेस विद इन इट्स बॉर्डर्स एंड कुड फोकस ऑन ग्रोथ, ठीक है। अब इसमें इसको एक नेचुरल स्ट्रेंथ क्या हासिल थी कि इसके बॉर्डर के अंदर कोई क्लैशेस नहीं थे, ठीक है ना। मतलब देखो, जब भी नए मुल्क बनते हैं ना, तो उनमें कभी कभी ये होता है कि ऐसे कबीले या ऐसी रेसेस जो ट्रेडिशनली एक दूसरे की दुश्मन रही हैं, वो एक ही बॉर्डर में आ जाती हैं। तो उसमें क्या मसला होता है कि उनके दरमियान मामला सेटल करने करने में ही या इतना बंदा इंटरनली इतना इन्वॉल्व हो जाता है वो मुल्क के, वो अपनी ग्रोथ पर भी तवज्जो नहीं दे सकता, और वो फॉरेन रिलेशंस को भी उस तरह से कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो पुर्तगाल के हवाले से ये मसला नहीं था, छोटी सी नेशन थी, ठीक है। आपस में लोगों की कोई इख्तलाफ नहीं थे, सारे रेशियल तौर पर एक ही थे, मज़हब भी सबका एक था, ठीक है, बोलते भी ज़बान एक ही पोर्तुगीज़ बोलते थे, ठीक है। तो क्या थे, इनके आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, तो ये फोकस कर सकते थे इस चीज़ पर कि अपने मुल्क को कैसे तरक्की दिलाई जाए, ग्रोथ कैसे की जाए, ठीक है, और अपने मुल्क को फैलाया या एक्सपेंड कैसे किया जाए, ठीक है। अब क्या हुआ कि पुर्तगाल सेट इट्स साइट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अब जाहिर बात है ज्योग्राफी का इल्म तो इनके पास पहले ही था, तो इन्होंने अपनी नज़र कहाँ जमाई कि भाई हमने ना जो अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट है, ठीक है ना, उसकी जो है वहाँ पर हमने जाना है, और वहाँ पहले देखने हैं मामलात क्या है, तिजारत वगैरह करनी है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, और अगर मौका मिला तो फिर वहाँ पर हमने अपना जो है ना पुर्तगाल की जो टेरिटरी है इसको एक्सपेंड करना है, यानी इनडायरेक्टली क्या मतलब है इसका कि वहाँ पर अपनी कॉलोनीज बनानी है। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि ऑल दो पुर्तगाल वॉज पायनियर इन ग्रोथ, स्पेन कैन बी क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, ठीक है। यानी क्या है कि पुर्तगाल वो पहला मुल्क था जिसने क्या है कि ये शिपिंग या सेलिंग शुरू की, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो प्रैक्टिकल जो अमेरिका की डिस्कवरी का क्रेडिट है वो किसके पास जाता है, वो स्पेन को जाता है, ठीक है। यानी स्पेनिश जो आप कह लो ये थे नेविगेटर्स थे, इनसे इनकी डिस्कवरी से पहले अमेरिका मौजूद नहीं था। यानी अमेरिका था तो सही अपनी जगह, लेकिन यूरोप का जो जोग्राफ़ी थी या पूरे मुल्क दुनिया में जो जोग्राफिया समझा जाता था, जोग्राफ़ी, उसमें क्या था, वो यही समझा जाता था कि भाई दुनिया शुरू कहाँ से होती है, ये जापान से शुरू होकर और ख़त्म कहाँ हो जाती है, इंग्लैंड पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यानी एक एंड दुनिया का जापान है और दूसरा एंड जो है वो इंग्लैंड है, बीच में सारा जो है ये कॉन्टिनेंट है एशिया और यूरोप, यानी इसको हम क्या कहते हैं, यूरेशियन लैंड मास, ठीक है ना। यानी इन दोनों को मिला के दो ये बड़े बड़े आजम है, ठीक है। नीचे फिर एक ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, एशिया के नीचे, और दूसरी तरफ क्या है कि यूरोप के नीचे अफ्रीका है, ठीक है। यानी ये पांच जो आप कह लो जो है ना कॉन्टिनेंट्स, ये पांच भी नहीं, क्योंकि अंटार्कटिका भी बाद में डिस्कवर हुआ। तो चार कॉन्टिनेंट्स की पूरी दुनिया समझी जाती थी, यही समझा जाता था कि ये दुनिया है।
लेकिन क्या हुआ कि जो स्पेनिश नेविगेटर्स हैं इनकी जो है उनकी ढूंढने से और इनकी ओशियन के सफ़र करने से क्या है फिर अमेरिका दरियाफ्त हुआ, ठीक है। अब वो कैसे हुआ, उसमें नाम क्या आता है, क्रिस्टोफर कोलंबस का, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस सेलिंग फॉर स्पेन डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि अब जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो सेलिंग कर रहा था स्पेन के लिए, कि वो इसी तरह ढूंढ रहा था जिस तरह पुर्तगाली ढूंढ रहे थे कि हमें कोई जगह मिले जहाँ तजारत करें या फिर क्या करें हम अपनी जो है स्ट्रेंथ में इजाफा करें, अपनी टेरिटरी में कंट्रीब्यूट करें। तो वो इसी तरह एक मिशन पे निकला हुआ था, ठीक है। तो उसने क्या था, वो सेलिंग के दौरान ही उसने न्यू वर्ल्ड डिस्कवर की। न्यू वर्ल्ड से मुराद क्या है, दोनों अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका। अच्छा जी, अब क्या हुआ, हाउ एवर ही बेस्ड हिज नेविगेशन ऑन मिस कैलकुलेशन ऑफ द अर्थ सरकमफ्रेंस, ठीक है। मतलब क्या है कि और ये जो अमेरिका है ये हुआ भी डिस्कवर किस तरह, एक गलती से, ठीक है, उसकी प्रैक्टिकली गलती से। क्या हुआ, बल्कि ये हुआ कि उसने अपनी कैलकुलेशन की थी अर्थ की सरकमफ्रेंस की। अर्थ का सरकमफ्रेंस से मुराद क्या है कि टोटल अर्थ का एरिया कितना है, ठीक है ना, टोटल ये गोल जो ग्लोब है या स्फेयर है इसका टोटल एरिया कितना है। उसमें जाहिर बात है उस वक्त अमेरिका डिस्कवर ही नहीं हुए थे, तो जो भी करता वो गलती करता। तो उसने गलती से कैलकुलेशन ये की थी कि भाई मैं यहाँ से चला हूँ ना स्पेन से, तो मैंने जाना है जापान, ठीक है। तो उसने वो उस हवाले से कोशिश की थी कि मैं उस तरह जाऊं और मैं इस तरह एक नए रास्ते से जाऊंगा तो मैं जापान पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो वो पहुंचा तो सही, लेकिन जापान नहीं पहुंचा, वो कहाँ पहुंच गया, वो अमेरिका पहुंच गया, ठीक है। तो यही आ गया कि ही ऑन मिसकैलकुलेशन ऑफ अर्थ सर्कमफ्रेंस बिलीविंग जापान टू बी लेस देन एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। मतलब उसने ये अंदाज़ा लगाया अपनी कैलकुलेशन से कि भाई जापान यहाँ पर होगा, लेकिन उसने जो अंदाज़ा लगाया वो क्या था कि जापान उससे डबल डिस्टेंस पे था, ठीक है। और उसने जो अपनी मेजरमेंट की उसमें वो उसको आधी मेजरमेंट पे ले आया, ठीक है ना। वो ये सोच के गया था कि मैं घूम के जाऊंगा ज़मीन से, क्योंकि ज़मीन गोल है, तो मैं पीछे से जापान पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो वो कंसेप्ट सही था, लेकिन क्योंकि बीच में एक और अमेरिका मौजूद था, इसलिए वो उधर पहुंचने की बजाय वहाँ पहुंच गया, ठीक है। ही बिलीव्ड ही हैड रीच्ड एन एरिया इन एशिया इंस्टेड ऑफ कोर्स इंटेंशनल और नॉट, कोलंबस's एक्शंस चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब क्या है कि वो जब पहुंचा भी तो उसको जाहिर बात है पता नहीं लगा कि वो एक नई ज़मीन पे आ गया, क्योंकि ज़मीन के ऊपर तो नहीं लिखा हुआ होगा ना कि ये नया जजीरा है जो आपको पता नहीं है या नया बर आज़म है, ठीक है। तो वो ये समझा कि मैं जापान का अंदाज़ा गलत लगा के मैं किसी जगह कहाँ आ गया हूँ। जिस तरह आप देखो, आप मैप देखो ना, तो जापान के थोड़ा सा नीचे करके चाइना है, ठीक है ना। तो वो अपनी तरफ से ये सोच के बैठ रहा था कि मैं एशिया में चाइना के अंदर किसी जगह पर आ गया, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो ऑब्वियसली वो बात नहीं थी, और वो फिर जब आगे गया और उसने देखा तो वहाँ तो बिल्कुल कल्चर ही और था और लोग नहीं थे, ठीक है। तो ये मिस कैलकुलेशन इस बात का सबब बनी कि उसने क्या था कि एक नया बर आज़म, बल्कि एक नहीं दो नए बर आज़म, ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ अमेरिका डिस्कवर किए। और उसकी इस डिस्कवरी ने जोग्राफ़ी के हवाले से दुनिया को बदल के रख दिया, ठीक है। और आज आप देखो तो पॉलिटिकली उस डिस्कवरी ने कितना कुछ चेंज लेके आया कि वही दुनिया जो आप कह लो 1700s के बाद या जहाँ सॉरी 1500 के बाद जो डिस्कवर हुई है, उसने आज वो प्रैक्टिकली दुनिया पे रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। सुपर पावर जिसको आप कहते हो तो वो अमेरिका ही है आजकल, ठीक है। तो वो इतना लेट डिस्कवर होने के बावजूद वो इतना पावरफुल हो गया। तो ये उसमें आप कह लो कि कोलंबस की भी कंट्रीब्यूशन एक है, ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट जो हेडिंग है दैट इज़ कोलंबियन एक्सचेंज, ये आप हेडिंग डाल लो, इंशाल्लाह इस पे हम कल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लैरिटी है, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लो। क्लियर। क्लियर है बिल्कुल। जी सर, क्लियर। चलो ठीक हो गया, इंशाल्लाह अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी लेक्चर नंबर 15। उसमें हमारा कॉलोनियलिज्म और ये पूरा बड़ा टॉपिक, ठीक है, टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम स्टार्ट करेंगे क्या, द ईस्टर्न क्वेश्चन, ठीक है। ईस्टर्न क्वेश्चन के अंदर दो तीन चीज़ें और आती हैं, ठीक है ना। या ट्रबल इन द ऑटोमन एम्पायर है, दो तीन रशियो टर्किश वॉर है, ठीक है। तीन उसके अंदर टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्दी अगले 2 या 3 लेक्चर में हो जाएंगे और वो टॉपिक भी हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब आपसे मंडे को 6:50 पे बात होगी इन योर 15th लेक्चर इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर। है, ओके, वेलकम, अल्लाह हाफिज़।